today's session from Unit 9 UGC NET, and we are doing preparation of paper 2 subject commerce. This is our fourth part of same topic, that is essential elements of a valid contract. आप सब जानते हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ यूनिट 9 हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जो था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऐसे कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट. ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, एंड द लास्ट सेशन दैट वी कवर्ड इन लास्टली, उसमें मैंने आपके साथ जो शेयर किया था दैट वाज द फ्री कॉन्सेंट. ओके, एलिमेंट जो हमने डिस्कस किया था वो था फ्री कॉन्सेंट. ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस सेशन. फ्री कंसेंट में क्या था कि जब एक पार्टी अपनी कंसेंट दे रही है तो वो एक फ्री माइंड से होनी चाहिए, फ्री विल से होनी चाहिए, उस पर कोई भी जोर जबरदस्ती ना हो. Continuing this topic, in today's session, dear students, we will discuss further elements, and this is going to be your 7th element. Okay, so next element जो हमें बताता है वो क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लॉफुल ऑब्जेक्ट. जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप बना रहे हो, जिस पर्पस के लिए आप दूसरी पार्टी के साथ में हाथ मिलाना चाह रहे हो, उसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए. लॉ की नज़रों में वो लीगली वैलिड होना चाहिए. राइट, उसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड एलिमेंट ना हो. ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कल कहीं कानूनी तौर या कानूनी तरीके से क्या हो जाए, इनवैलिड करार हो जाए. तो द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू पार्टीज मस्ट हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. उसका ऑब्जेक्ट लीगल तौर पर लॉफुल होना चाहिए. विदाउट लॉफुल ऑब्जेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाता. जैसे आप सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं एक पर्सन के साथ, वन पर्सन कमिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन, और उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स. ओके, आप जो फूड आइटम्स बेच रहे हो वो अडल्ट्रेटेड है, मिलावटी खाना पीना आप दूसरे पर्सन को बेच रहे हो. तो यहाँ का ऑब्जेक्ट ही क्या है, लॉफुल नहीं है. आप ऐसी चीज में को लेन देन कर रहे हो जो कि सोसाइटी की नज़रों में एक्सेप्टेबल नहीं है, कानून की नज़र में ये एक जुर्म है. सो दिस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग अनलॉफुल और इलीगल ऑब्जेक्टिव्स. अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा तो हमारी बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो इलीगल तरीके से की जाती हैं, अनलॉफुल तरीके से की जाती हैं, वो रुक जाएंगी. इसका एक बहुत ही वैलिड पर्पस रहा है. सो सेक्शन 23 डियर स्टूडेंट्स लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एंड इट क्लियरली डिफाइंस ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिनको अनलॉफुल करार दिया गया, जिनको ऐसा करार दिया गया जो कानून की नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, द वेरी फर्स्ट इज इफ द लॉ फॉरबिड्स इट. ऐसा कोई भी एक्ट जो कि कानून उस काम को करने से रोकता है. जैसे अभी जस्ट आई गेव यू एग्जांपल, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड. ठीक है, आप मिलावटी खाना नहीं बेच सकते. तो ऐसी चीज़ें जो कानून ही रोकता है, आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे जो कि कानून नहीं एक्सेप्ट ना करे. सपोज मैरिज बिटवीन द टू माइनर चिल्ड्रेन. ओके, अभी जो माइनर लोग हैं आप उनकी शादी करवा रहे हो, कानून इस चीज़ को रोकता है. जब तक पर्सन मेजॉरिटी की एज अटेन ना कर ले, आप उनके बीच की शादी वैलिड नहीं मानी जाती. तो ये चीज़ भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट खिलाफ हो गया कानून के, एंड लॉ फॉरबिड्स इट. दैट्स वाई ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सेम वे नेक्स्ट क्या है, इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रेजेंट लॉ. जो हमारा प्रेजेंट लॉ चल रहा है उसके अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करता है, प्रेजेंट लॉ के खिलाफ आपका कॉन्ट्रैक्ट आया है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. सपोज इट कंटेन्स एन इंजरी टू अ पर्सन्स प्रॉपर्टी. आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहे हो जिसमें एक पर्सन की प्रॉपर्टी पर हार्म हो रहा हो या उससे पर्सन को इंजरी पहुंच रही हो. इंजरी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, लीगल इंजरी भी हो सकती है, हार्मफुल टू अ पर्सन्स रेपुटेशन भी हो सकती है. सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पर्सन को ग्रेट डैमेज पहुंचेगा. तो आप ऐसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जिससे एक पर्सन की प्रॉपर्टी पर, उसकी पर्सनल रेपुटेशन पर हार्म हो.
नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द एक्ट इज इमोरल और अनजस्ट। अगर आपको लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो बिल्कुल ही इमोरल है, अनजस्ट है, ओके जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो टू इंक्रीज द स्टेट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन योर एरिया, तो ये भी अगर कानून की नज़र में हम देखें, सोशली देखें, इमोरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके प्रोस्टिट्यूशंस को हम क्या करते हैं, इमोरली करार देते हैं, दैट विल बी अनजस्ट from the society point of view, cannot do injustice with other person. So lawful object, I hope students आपको समझ में आया हो कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसका ऑब्जेक्ट कानूनी तरीके से एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट एलिमेंट इज, दिस इज योर एट्थ एलिमेंट, दैट एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, कानून के द्वारा ऐसे एग्रीमेंट वॉइड ना करार किए गए हो। अगर कानून ही ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड करार कर रहा है तो आप ऐसे एग्रीमेंट्स को बना ही नहीं सकते। आप कितना ही ऐसे एग्रीमेंट्स के बीच में आ जाओ, बट दीज कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बिकम, दीज एग्रीमेंट्स कैन नेवर बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन से एग्रीमेंट है, सेक्शन 23 में हमने जो अभी डिस्कस किए हैं लास्ट अभी जस्ट। सो दीज आर कि इट डिफाइंस ऐसे अनलॉफुल एग्रीमेंट्स या फिर ऐसी कंसीडरेशंस दैट आर फॉरबिडन बाय लॉ, जिनको हमारा कानून करने से रोकता है। जैसे किसी को आप इंजरी दे रहे हो, किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जो इमोरल नेचर का है, या इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ देन एक्ट इम्पैक्ट्स या कोज इंजरी टू अ पर्सन या प्रॉपर्टी, ये एक वॉइड नेचर के हैं। एग्रीमेंट तो बन जाएगा, आप दो पार्टीज मिलकर चलो एडल्ट्रेटेड फूड सेल परचेज कर लो, आप दो पार्टीज मिलकर प्रोस्टिट्यूशन का वर्क कर लो, बट अगर इसमें कल कुछ भी ऑफेंस अराइज होता है, मतभेद आपके बीच में आता है, तो आप उसको कोर्ट में जाकर फाइल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट्स विद द माइनर, माइनर पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कानून की नज़र में एक तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट वो बन जाए, आप माइनर को अपने बिजनेस में ले लो, सपोज करो आपने कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट करके माइनर को बिजनेस में ले लिया, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके क्योंकि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया गया वो एक कानून की नज़र में प्रोहिबिशन है। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ करते हो वो भी इलीगल है। देन सेक्शन 29, सेक्शन 29 में क्या बोला गया है, एक्शन एंड एग्रीमेंट विच डू नॉट हैव एनी सर्टेनिटी आर ऑल्सो वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन नेचर के हैं, जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिख रही, वो भी वॉइड होते हैं। अब इसी को हम समझते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में, सर्टेनिटी। नाइन्थ एलिमेंट, नाइन्थ एलिमेंट क्या कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि सर्टेन नेचर के होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं, जिसमें कंप्लीटली आपको ये लगता है कि यहाँ पर सर्टेनिटी दिख रही है, तो वही कानून की नज़र में वैलिड होते हैं। All the parties to a contract must agree on the same thing in the same sense. सर्टेन होने चाहिए, आप श्योर होनी चाहिए। अगर आप येलो कार की बात कर रहे हो तो नेक्स्ट पार्टी के माइंड में भी येलो कार ही होनी चाहिए। ओके अगर दोनों ही पार्टीज अनश्योर है अबाउट द थिंग देन इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब आप बना रहे हो दैट वाज टू बी प्रॉपरली शेयर्ड अमंग द पार्टीज। ओके एनी मिसकम्युनिकेशन या फिर लर्निंग ऑफ अदर सेंसेस दैट आर नॉट वैलिड। कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो गई है, सपोज आप कह रहे हो कि मैं अपना एक बंगलो जो कि इस सिटी में है उसको बेच रहा हूँ, बट आपके तो वहाँ पर दो बंगलो हैं, आपने मिसकम्युनिकेट किया है, आप दूसरे पर्सन ने दूसरे सेंस में उसको ले लिया, तो यहाँ पर सर्टेनिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। देन द 10th एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। कुछ कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तरीक़ों के बाद ही वो पूरे होते हैं। अगर आपने 2-4 लीगल ड्यूटीज़ उन पर जो लगाई गई हैं उनको पूरा कर लिया है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको कर लिया है, तभी वो एक कानूनी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में। तो हमारे पास इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया, बोथ पार्टीज कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ राइटिंग और ओरली। आप रिटर्न वे में भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, ऐसा कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं है। बट हमारा कानून कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट को कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर राइटिंग में ही होना चाहिए, ओरली एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। और कई बार ये भी माना गया कुछ कुछ सिचुएशंस में कि वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे जब आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, तो वहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही माना जाता है।
एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो एक विटनेस होना चाहिए, जैसे आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मैरिज लो, तो वहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो वहां पर विटनेसेस की ज़रूरत होती है। विदाउट विटनेस आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो ये कुछ ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट द्वारा या हमारे कानून द्वारा बनाई गई हैं, और पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। इन मैनी केसेस दीज लीगल सिविलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो डिसाइड कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। अगर उसमें सपोज वो राइटिंग में ना हो, सपोज वो रजिस्टर्ड ना हो, प्रॉपर उस पर स्टैंप ना लगी हो, विटनेस ना हो, विटनेसेस के साइन ना हो, इन बातों की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानते। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे एलिमेंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम यूनिट 9 कर रहे हैं एंड द स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट हाईलाइट पॉइंट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सारे एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। हमने सारे एलिमेंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन 4 सेशंस। जल्दबाजी की कोई वो नहीं है, आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप हमें प्रॉपर मेल एड्रेस पर अपना क्वेश्चन या क्वेरी डाल सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू। इफ़ यू नीड टू टॉक टू अस पर्सनली या आपको नोट्स चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन फ्रीली मैसेज अस और व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।